नाजरीन आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और आज मेरे साथ मौजूद हैं कशफी शमाइल। हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। इस प्रोग्राम के हवाले से हम दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, तहज़ीबी और सक़ाफ़ती और साथ ही समाजी और सियासी सरगर्मियों की रिपोर्ट। तो कशफी अपने नाजरीन का और वक्त ज़ाया न करते हुए आइए अपने प्रोग्राम का अब बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। बिल्कुल शाहनवाज, शुरुआत करेंगे एक ऐसे आलमी बहरान से जिससे कि दुनिया दो चार हो रही है। मेरी मुराद है हाशमी पानी के बहरान से। जी हाँ कशफी, सही फरमाया आपने। पानी के बहरान से पूरी दुनिया दो चार है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम पानी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें चाहिए कि पानी का सही इस्तेमाल करें ताकि हम पानी को मुस्तक़बिल के लिए बचा सकें। बिल्कुल शाहनवाज, सही कहा आपने। दुनिया के सामने जब आएगी तब आएगी, लेकिन फ़िलहाल अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में कई सूबे ऐसे हैं जो कि सूखे से दो चार हो रहे हैं, तो वहीं कई सूबों में सैलाब आया हुआ है। आइए नाज़रीन देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। जहाँ पानी है वहीं ज़िंदगी है, यानी पानी के बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर नामुमकिन है। उसकी अहमियत पर आम लोग संजीदा नहीं हैं, क्योंकि उसे इनफरादी तौर पर उसकी क़िल्लत महसूस नहीं होती है। जिस दिन उन्हें खुद पानी की कमी का सामना होगा, ज़िंदगी हाथों में दबी रेत की तरह फिसलती महसूस होगी, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। मौजूदा वक्त में जुनूबी हिंदुस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी को पानी के सख्त बहरान का सामना है। हालत यह है कि मुल्क के करीब 30% हिस्सों में ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर खुश्क हो गए हैं। दीगर इलाकों में भी उसके असरात देखने को मिल रहे हैं। मुल्क में दस्तयाब पानी के वसाइल का जायज़ा लिया जाए तो ये पता चलता है कि 2001 में 1800 क्यूबिक मीटर पानी दस्तयाब थी, लेकिन अब उसमें 2050 तक 1000 क्यूबिक मीटर कम हो जाएगी। शुमाली हिंदुस्तान की हालत भी अबतर है। उसकी संगीनी का अंदाज़ा इससे भी लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों में हर साल प्यास से हज़ारों लोग मौत की मुंह में जा रहे हैं। इस बहरानी कैफियत से निपटने के लिए हुकूमत हिंद और इंतज़ामिया मुसलसल सरगर्दा हैं। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म ने जल शक्ति अभियान की शुरुआत करते हुए कहा था, पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। हमारे देश में पानी के संरक्षण के लिए कई पारंपरिक तौर तरीके सदियों से उपयोग में लाए जा रहे हैं। मैं आप सभी से उन पारंपरिक तरीकों को शेयर करने का आग्रह करता हूँ। वाज़ा हो कि मरकज़ी हुकूमत ने 2030 तक मुल्क के तमाम ख़ानदानों को पानी की फराहमी के हदफ को 6 साल कबल यानी 2024 में ही पाइपलाइनों के ज़रिए फराहम कराए जाने का वादा किया है। मुल्क के बेशतर हिस्सों में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह औसतन 50 फीट तक नीचे पहुंच गई है। मौजूदा सूरत हाल में हमारे महदूद वसाइल के मुनसिफाना इंतज़ाम और हमारे तौर तरीक़ों में तब्दीली की एक बड़ी ज़रूरत है। शजरकारी, पॉलीथीन का मुकम्मल बाइकॉट और माहौलियाती सफाई जैसे कुछ रिवायती उसूलों को इख्तियार करके पानी के बहरान पर काबू पाया जा सकता है।
آج ماحولیات کو گلوبل وارمنگ سے جو خطرہ درپیش ہے، اس کی وجہ سے موسمیاتی بے اعتدالی ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس کی وجہ سے کہیں بارش کا قہر ہے تو کہیں سیلاب کی سنگینی، کہیں سوکھے کی حالت ہے تو کہیں لوگ بوند بوند پانی کو ترس رہے ہیں۔ اس بے اعتدالی سے ہر سال ہزاروں ایکڑ زمین کی فصلیں سیلاب اور سوکھے سے تباہ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے انسانی زندگی مستقبل سے خوف زدہ ہو رہی ہیں۔ آخر ان سب مسائل پر اب نہیں تو کب سوچیں گے؟ یقیناً ماحولیاتی تحفظ کے لیے روایتی اصولوں کو اختیار کر کے ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ 30 جون کو وزیر اعظم نے اپنے ہر دل عزیز پروگرام من کی بات میں پانی کے تحفظ پر روشنی ڈالی۔ میرے پیارے دیش واسیوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہمارے دیش کے لوگ ان مدعوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جو نہ کیول ورتمان بلکہ بھوشیہ کے لیے بھی بڑی چنوتی ہے۔ پانی کی سمسیا کو لے کر کئی لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بیلگاوی کے پون گورائی، بھونیشور کے شتانشو موہن پریدا، اس کے علاوہ یش شرما، صاحب الطاف اور بھی کئی لوگوں نے مجھے پانی سے جڑی چنوتیوں کے بارے میں لکھا ہے۔ پانی کا ہماری سنسکرتی میں بہت بڑا مہتو ہے۔ رگ وید کے آپہ سکتم میں پانی کے بارے میں کہا گیا ہے، آپو ہشٹا مयो بھوः ستھان ارجے ددھاتن مہے رنائے چکشسے یوہ شیوتمو رسः تस्य بھاجयतेह न उषतीरिव मातरः۔ अर्थात जल ही जीवन दायिनी शक्ति, ऊर्जा का स्रोत है। आप माँ के समान यानी मातृवत अपना आशीर्वाद दें, अपनी कृपा हम पर बरसाते रहें। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है। सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जनशक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। जल की महत्ता को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है। इससे पानी से संबंधित सभी विषयों पर तेजी से फैसले लिए जा सकेंगे। कुछ दिन पहले मैंने कुछ अलग करने का प्रयास किया। मैंने देश भर के सरपंचों को पत्र लिखा, ग्राम प्रधान को। मैंने ग्राम प्रधानों को लिखा कि पानी बचाने के लिए, पानी का संचय करने के लिए, वर्षा के बूंद बूंद पानी बचाने के लिए वे ग्राम सभा की बैठक बुलाकर गांव वालों के साथ बैठ कर के विचार विमर्श करें। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इस कार्य में पूरा उत्साह दिखाया है और इस महीने की 22 तारीख को हजारों पंचायतों में करोड़ों लोगों ने श्रमदान किया। गांव-गांव में लोगों ने जल की एक एक बूंद का संचय करने का संकल्प लिया। वजीर इत्तलात और नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने वजीर आजम के मन की बात की वजाहत की। ये मन की बात है, ये जैसे उन्होंने कहा जन की बात है और इसलिए ये एक अद्भुत कार्यक्रम है। ऐसा कार्यक्रम दुनिया में नहीं होता। सब मिलके ये सुनना, क्योंकि समाज का भाव वैसे ही जागरूक होता है। उन्होंने आज पानी के संचय की, पानी के बचत की और पानी के निर्माण की बात की। आज देश में सबसे बड़ा संकट अगर कोई है तो पानी का है और हमें इससे सबको तैयारी करनी है। नल को पानी आता है घर में, इसलिए कैसा भी खर्च करे ये ठीक नहीं है। मन की बात से मुतासिर होकर एक खातून ने भी कहा,
आज मन की बात में आदरणीय मोदी जी का जो सुना वो बहुत मन को लगा, बिकॉज ये जो उन्होंने उपक्रम किया है वो सब कॉमन मैन के मन में जा रहा है, ऐसे अभी तक कभी हुआ नहीं था। सो हम लोग बहुत खुश हैं। और आज जो उन्होंने संदेश दिया है कि पानी के बारे में, सो वो हम हर एक जगह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो छोटे सोसाइटी से बड़े तालाब तक हम लोग पानी की बचाव करेंगे, और वो बहुत अच्छा मैसेज दिया है। तो कश्फी, आपने देखा कि किस तरीके से पानी की किल्लत से पूरी दुनिया दो चार हो रही है। इस किल्लत को दूर करने के लिए हमारे मुल्क के कई सारे इदारे कोशा हैं, और सिर्फ इदारे ही नहीं बल्कि हमारे वज़ीर आज़म ने भी इस सिमत बहुत से अक़दामात उठाए हैं। उन्होंने दिल की बात के ज़रिए भी, अपने मन की बात में भी उन्होंने इस बहरान से निपटने के लिए आवाम से अपील भी की है, और उनको मशवरा भी दिया है, और उनसे मदद भी मांगी है। बिल्कुल शाहनवाज, एकदम सही कहा आपने। जिस तरह से वज़ीर आज़म हमारे लिए सोच रहे हैं, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम पानी को बचाएं। लेकिन अब आप ये बताइए कि आप हमारे नाज़रीन को कहाँ लेकर के चलने वाले हैं? देखिए कश्फी, बातों ही बातों में हम भूल ही गए। चलिए हम आपको और अपने नाज़रीन को सीधे लिए चलते हैं गालिब इंस्टीट्यूट, जहाँ एक तहनीती जलसे का इनाक़ाद किया जा रहा है। शाहनवाज, कहीं आप उस प्रोग्राम की तो बात नहीं कर रहे जो कि प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी साहब के एजाज़ में गालिब इंस्टीट्यूट में मुनक़्क़िद किया गया था? जी हाँ कश्फी, सही फरमाया आपने। शमसुर रहमान फारूकी साहब के एजाज़ में जो जलसा मुनक़्क़िद किया जा रहा है, हम उसी जलसे की बात कर रहे हैं। आइए नाज़रीन, आप भी देखिए कि उस जलसे में मंदूबीन ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किस तरह से किया। शमसुर रहमान फारूकी उर्दू अदब के मशहूर नक़्क़ाद और मुहक़्क़िक़ हैं। उन्होंने तनक़ीद निगारी से अपना सफ़र शुरू किया था। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली के लिए आज का ये पुरमसरत मौका बाइस सआदत व इफ्तिखार है कि उसकी दावत पर उर्दू ज़बान व अदब की बुलंद पाया शख्सियत जनाब प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी की गैर मामूली इल्मी व अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तहनीत पेश करने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। इलाहाबाद से शफ़ख़ून का इजरा किया, जिसे जदीदियत का पेशरो करार दिया गया। मैंने हमेशा अपने को उर्दू ज़बान का, उर्दू अदब का एक बहुत ही अदना खादिम, पहले तालिब इल्म और फिर खादिम समझा। और मैं नहीं समझता कि अब अगर मान लीजिए कि मेरे अदबी तहज़ीब में, मेरे माहौल में कुछ चीज़ें नहीं थीं और मैंने उन्हें लाने की कोशिश की, तो ये कोई बहुत बड़ा ऐसे कारनामा कहा जाएगा। और बस ये है कि मैं जिस चीज़ की तरफ मैं ज़्यादा आप सब की तवज्जो मुनतब कराता रहा हूँ और करने और कोशिश करता रहा हूँ कि आपकी तवज्जो मुनतब रहे, वो ये कि सवाल पूछें। इस रिसाले ने उर्दू मुसन्निफीन की दो नस्लों की रहनुमाई की। शमसुर रहमान फारूकी ने शायरी की, फिर लुगत निगारी और तहक़ीक़ की तरफ माइल हो गए। फारूकी साहब उस ज़माने में एक कलमी माहनामा निकालते थे, तो ये जो कलम से रिश्ता उनका है, मेरा ख्याल शायद वो लेके पैदा हुए थे। अब किसे पता था कि, और उस ज़माने में मैं समझता हूँ कि मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स में शायद ही कभी दिलचस्पी ली होगी, मैं नहीं जानता, मगर उस ज़माने में भी इतना पढ़ते थे ये कि मेरा ख्याल उसका असर जो है उनकी आंखों पे पड़ा उस वक्त। तो ये यादें जो हैं फारूकी साहब की मुझे बहुत 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 दूर ले जाती हैं। उसके बाद अफसाने लिखने का शौक चढ़ाया। शब खून में फर्जी नामों से एक के बाद दिगरे कई अफसाने लिखे, जिन्हें बेहद मकबूलियत हासिल हुई। 3 साल कबल उन्होंने एक नावल लिखा, सांचा। कई चांद थे सरे आसमां, जिसे अदबी हलक़े में बेहद मकबूलियत हासिल हुई। उसके अलावा उन्हें उर्दू दुनिया के अहम तरीन उरूजियों में शुमार किया जाता है। गर्ज ये कि उर्दू अदब की तारीख़ में शमसुर रहमान फारूकी जैसी कसीर जिहाती शख्सियत की नज़ीर मिलना मुश्किल है।
ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں ملک کے سرکردہ اداروں نے بہت سے اعزازات سے نوازا ہے، جن میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، سرسوتی سمان ایوارڈ اور پدم شری جیسے ایوارڈ قابل ذکر ہیں۔ واضح ہے کہ شمس الرحمان فاروقی نے کوئی 40 سال تک اردو کے مشہور و معروف ادبی ماہنامہ شب خون کی ادارت کی اور اس کے ذریعے اردو میں ادب کے متعلق نئے خیالات، بر صغیر اور دوسرے ممالک کے اعلیٰ ادب کی ترویج کی۔ شمس الرحمان فاروقی نے اردو اور انگریزی میں کئی اہم کتابیں لکھی ہیں۔ خدائے سخن میر تقی میر کے بارے میں ان کی کتاب شیر شور انگیز جو 4 جلدوں میں ہے کئی بار چھپ چکی ہے اور اس کو 1996 میں سرسوتی سمان بھی ملا، جسے بر صغیر کا سب سے بڑا ادبی ایوارڈ سمجھا جاتا ہے۔ شمس الرحمان فاروقی نے تنقید، شاعری، فکشن، لغت نگاری، داستان، عروض، ترجمہ یعنی ادب کے ہر میدان میں ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ہم نے خسرو سے لے کر اب تک کے جو نگاہ ڈالی تو خسرو تو واحد شخص ہے جو ہر فن میں اور ہر صنف میں اس کے یہاں شاعری بھی موجود ہے، نثر بھی موجود ہے، تاریخ بھی موجود ہے، تہذیب بھی موجود ہے، اور قاسمی صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اعجاز خسروی جو ہے اس میں کیا کیا کچھ اس نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد بغیر کسی تقابل کے میری سمجھ میں آیا کہ فاروقی صاحب وہ شخصیت ہیں جن کے یہاں نثر بھی ہے، نظم بھی ہے، تنقید بھی ہے اور تہذیبی معاملات۔ ان کے علمی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ نے بھی انہیں اعزاز سے نوازا۔ اس موقع پر مندوبین نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ فاروقی صاحب کے لیے میرا الٹیمیٹ ریکننگ میں آج آخر الامر شمار میں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہر بڑا نقاد، ہر بڑا ادیب بیسیکلی ہر طرح سے ہر چیز کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے، میگلومینیا ہوتا ہے اسے، وہ چاہتا ہے کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، کوئی چیز باقی نہ بچ جائے، میری نظروں سے باقی نہ بچ جائے۔ فاروقی صاحب نے کوئی چیز کسر نہیں اٹھا رکھی، بلکہ وہ اگر 200 سال اور حیات رہیں تو آپ یقین جانیے کہ آگے دیکھیں گے کہ اسپیسز جتنے ہیں ان کی بھرائی کے لیے ہر ایک یہ جو مشکل ہے کہ صاحب ہمیں کسی اسپیس کو بھرنا چاہتے ہیں، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ شمس الرحمان فاروقی کی علمی و ادبی خدمات کے حوالے سے یہ پروگرام بہت اچھا رہا، شاندار رہا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جو بڑے نقاد ہیں، محقق ہیں، ان میں ایک بڑا نام ہے جن پہ ہم لوگ ناز کر سکتے ہیں، اور شمس الرحمان فاروقی نے کلاسیکی ادب کو کیسے پڑھنا چاہیے، کس طرح سمجھنا چاہیے، ان پہ ایک بڑا کام ہے، خاص میر کے عہد پہ جو کام ہے ان کا ایک بڑا کام ہے۔ یہاں پہ جو مقررین تھے انہوں نے مختلف پہلوؤں پہ کا احاطہ کیا شمس الرحمان فاروقی کے کام کا، جو ان کے جو تحقیقی کام ہے، ان کے جو تنقیدی کام ہے، چاہے وہ غالبیات کے حوالے سے ہو یا میر کے حوالے سے ہو، میر کے حوالے سے سب سے بڑا کام جو ہے شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ہے۔ تو دیکھا کشفی آپ نے کہ ایک شعر بھی بڑا اچھا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ جی ہاں، اس شعر کو بالکل بھی سچ کر دیا ہے ہمارے شمس الرحمان فاروقی صاحب نے۔ بظاہر وہ خود اردو کے طالب علم نہیں تھے، انہوں نے سول سروسز میں اپنی خدمات انجام دی اور اس کے بعد اردو سے ان کو محبت ہو گئی، اور اس محبت کے بنا پہ انہوں نے اردو ادب میں وہ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں جسے رہتی دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہ نواز آپ، اردو کی جو مٹھاس ہے وہ ہر کسی کو اپنی جانب کھینچتی ہے، اور شمس الرحمان فاروقی کے ساتھ ساتھ مجھے ایک نام یاد آ رہا ہے، فراق گورکھپوری صاحب کا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ فراق گورکھپوری صاحب الہ آباد یونیورسٹی میں
इंग्लिश के प्रोफेसर थे, लेकिन जो उनको नाम, इज़्ज़त, शोहरत जो मिली है, जो शफ़क़त मिली, वो उर्दू ज़बान की वजह से मिली और आज वो फ़िराक गोरखपुरी उर्दू की वजह से इतने मशहूर हो पाए। शाहनवाज़, मुझे एक शेर याद आ रहा है फ़िराक गोरखपुरी साहब का कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी दूर से हम पहचान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी दूर से हम पहचान लेते हैं। जी हाँ कश्फी, सही फरमाया आपने। फ़िराक गोरखपुरी को कौन नहीं जानता है। फ़िराक गोरखपुरी की शख्सियत बाकमाल थी। तो आइए फ़िराक गोरखपुरी के साथ ही हम अपने उर्दू अदब के उन तमाम फ़नकारों को, उन अज़ीम फ़नकारों को जिन्होंने उर्दू अदब में कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं, उन सब को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। इस हफ़्ते हम जिन मशाहिर अदब को ख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं उनमें हैं तिलोक चंद महरूम। उर्दू के अजीम शायरों में तिलक चंद महरूम का नाम शुमार किया जाता है। महरूम उनका तखल्लुस था। वो 1885 में तहसील ईसा खेल ज़िला मियांवाली के एक गांव में पैदा हुए थे। ज़माना तालिब इल्मी में महरूम की नज़में पंजाब के अखबारात और रिसाइल में शाये होनी शुरू हो गईं। 1929 में उनका मजमूआ कलाम गंज मानी के नाम से इत्रचंद कपूर ने लाहौर से शायर किया। तक़सीम हिंद के बाद वो दिल्ली चले आए और यहीं 6 जनवरी 1966 को इस दार फ़ानी को खैराबाद कहा। सलाम मछली शहरी की विलादत 1 जुलाई 1921 को सुबह उत्तर प्रदेश के ज़िला जौनपुर के एक शहर मछली शहर में हुई। उन्हें उर्दू, अंग्रेज़ी और फ़ारसी ज़बानों में महारत हासिल थी। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के शोबे उर्दू में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी। 19 नवंबर 1972 को उन्होंने इस दार फ़ानी को खैराबाद कहा। कुमार पाशी असल नाम शंकर दत्त कुमार था और वो कुमार पाशी के नाम से अदबी दुनिया में अपना एक मकाम रखते थे। उनकी विलादत 3 जुलाई 1935 में बहावलपुर पाकिस्तान में हुई, लेकिन जवानी से जिंदगानी तक वो दिल्ली के एक तिब्बी मरकज़ में सरकारी मुलाजिम के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देते रहे। उनका नाम उर्दू के अजीम शोरा में शुमार किया जाता है। उन्होंने न सिर्फ शायरी में अपना कमाल दिखाया बल्कि उन्होंने मुतअद्दिद ड्रामे और कहानियाँ भी लिखीं। उनका नाम तरक्की पसंदों में काफ़ी एहतराम के साथ लिया जाता है। कुमार पाशी यूँ तो अपनी नज़मों की वजह से जाने जाते हैं और इस सिन्फ में उन्हें बड़ी हद तक कमाल हासिल था। उन्होंने 17 सितंबर 1992 को इस दार फ़ानी को खैराबाद कहा। मजरूह सुल्तानपुरी, इनका असल नाम असरारुल हसन खां था। वो 1 जुलाई 1915 को उत्तर प्रदेश के ज़िला सुल्तानपुर में पैदा हुए। उनके वालिद एक सब इंस्पेक्टर थे। मजरूह ने सिर्फ 7वीं जमात तक स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की थी, जिसके साथ ही उन्होंने 7 साल का कोर्स पूरा किया था। दर्स निज़ामी का कोर्स मुकम्मल करने के बाद आलिम करार पाए गए थे। उसके बाद लखनऊ के तकमील तिब कॉलेज से यूनानी तरीक़े इलाज में तालीम हासिल की और हकीम बन गए। एक मौके पर सुल्तानपुर में मुशायरा मुनक्किद हुआ। इस मौके पर मजरूह ने गज़ल पढ़ी जिसे सामईन ने बेहद सराहा और यहीं से हिकमत पस मंज़र में चली गई और शायरी मैदान अमल में रहनुमा बन गई थी। मजरूह सुल्तानपुरी 50 साल तक फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे। उन्होंने 300 से ज़ायद फिल्मों में हज़ारों गीत लिखे जो बेहद मकबूल हुए। मजरूह सुल्तानपुरी नाम का ये दरख्शा सितारा 24 मई 2000 को गुरूब हो गया। नाजरीन, डीडी उर्दू अपने उर्दू के फ़नकारों को कभी नहीं भूलती, कभी फरामोश नहीं करती और उनके खिदमात का हमेशा एतराफ़ करती है। जी सही फरमाया है कश्फी आपने कि डीडी उर्दू अपने अदीबों, शायरों और मुसन्निफ़ों को हमेशा से ही खराज अक़ीदत भी पेश किया है, खराज तहसीन भी पेश किया है। लेकिन हम क्या करें कि वक्त इजाज़त नहीं देता कि हम अपने नाज़रीन के साथ कुछ और वक्त गुजारें। लेकिन शाहनवाज़, जाने से पहले यही कहूँगी, मुझे शहरयार का वो शेर याद आ रहा है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। लेकिन नाजरीन, आप हमें
टीवी सेट के अलावा सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। नाजरीन, आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं या आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहते हैं या आप अपने ख़यालात को हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप बिला झिझक हमसे रब्ता कर सकते हैं। और रब्ता करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ़ लिखना होता है, और वो भी कलम से नहीं बल्कि कीबोर्ड से। जी हाँ, मेरी मुराद है कि आप ईमेल हमें कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी आइंदा हफ्ते कुछ और मंज़र और उसके पस मंज़र के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोनों मेज़बानों यानी शाहनवाज़ हाशमी और कश्फी शमाइल को दीजिए इजाज़त। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।